चलिए, तो आज देखेंगे हम लोग कोरोनरी आर्टरी का फर्दर सेक्शन। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो हम लोग फर्स्ट क्लास देखे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में देखे थे हम लोग कुछ एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किए थे। आज उसी के आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है। कोरोनरी आर्टरी जा रही है, दो कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जा रही है, ठीक है, नो डाउट। ओके क्या कर रही है ये? ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, जितना भी पार्ट है, ठीक है, उधर हार्ट सप्लाई कर रही है। इसके फर्स्ट क्लास में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट चैम्बर है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसका मैंने एक क्रॉस सेक्शन लगाया है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी आगे जाके कैसा होता है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा है। तो ये जो इसका सेक्शन पार्ट है तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये अगेन जो वेंट्रिकल्स है या फिर एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, इसके कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। जो इनर मोस्ट, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोल दिए? इंडोकार्डियम, ठीक है। ये जो रेड कलर दिख रहा है, पूरा रेड कलर, हियर अप टू हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दिख रहा है रेड कलर, ये क्या है? मायोकार्डियम। ओके, इसके बाद का जो ये लेयर है, ठीक है, ये ब्लैक लेयर, ठीक है, ये पेरिकार्डियम हो गया। तो ये ब्लड सप्लाई जो कोरोनरी आर्टरी है, ब्लड सप्लाई करती कैसे है? ये ब्लड सप्लाई, ये कोरोनरी आर्टरी ऊपर से आई हुई है, यहाँ से इसको जस्ट इमेजिन करिए, ये ऊपर से आई हुई है। तो इस वेसल्स को बोलते हैं, ये कोरोनरी आर्टरी का ही ब्रांच है, तो इस वेसल्स को बोलते हैं कंडक्टेंस वेसल्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस वेसल्स, कंडक्टेंस वेसल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस वेसल्स। अच्छा, ये आगे आके बहुत सारे ब्रांचेस में इनर पार्ट अंदर, ये इनर मोस्ट है, इनर, और ये आउटर है। तो आउटर से इनर को ब्लड सप्लाई करे, तो ऐसे वेसल्स को, इस वेसल्स को क्या बोल देंगे? इस वेसल्स को बोलेंगे, ये सारे वेसल्स जो अंदर की तरफ गई है, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस वेसल्स। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस वेसल। तो फाइनली कोरोनरी आर्टरी जाके कंडक्टेंस वेसल और रेजिस्टेंस वेसल्स में जाके वो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है जो मायोकार्डियम को, जो हार्ट के मिडिल लेयर को, मस्कुलर लेयर को, जिसको कंडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरत है, तो वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो ये तो फाइनल कोरोनरी आर्टरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में डिजीज होता कैसे है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए एटीपी, और एटीपी ऑक्सीजन से जनरेट होगा, क्लियर है। तो वो ऑक्सीजन किस में मिलेगा? ब्लड में मिलेगा, ठीक है। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब एटीपी चाहिए, ठीक है, तो वो ब्लड के थ्रू मिल रहा है। ब्लड कौन लेकर आ रहा है? कोरोनरी आर्टरी लेकर आ रहा है। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोरोनरी आर्टरी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मान के चलिए ये आपका कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, तो ये दोनों का कंडीशन क्या चलता है? हार्ट का कंडीशन क्या चलता है कि जितना हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है? 1 मिनट में बीट कर रहा है हार्ट 72 टाइम। कितना टाइम? 72 टाइम ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज हार्ट का बीट देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाता है? अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि हार्ट का कंडीशन, ठीक है, और हार्ट का कंडक्शन, हार्ट एक नॉर्मल अमाउंट में, ठीक है, हार्ट अपना काम कर रहा है एक गिवन वैल्यू में, जो उसका वैल्यू, उस वैल्यू में वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि अब हम लोग क्या देखेंगे कि हार्ट एक नॉर्मल वैल्यू में, बोले तो हार्ट एक नॉर्मल फंक्शन करने के लिए उसको नॉर्मल अपना क्वांटिटी का ब्लड चाहिए होता है। जैसे मैं बताऊं कि हार्ट अगर 72 टाइम बीट कर रहा है, कितना बीट कर रहा है? 72 टाइम बीट कर रहा है, तो 72 टाइम बीट करने के लिए कोरोनरी आर्टरी उसको ब्लड की सप्लाई देती रहती है, ठीक है। तो एक तो हो गया ब्लड की सप्लाई, ठीक है ना, ब्लड की सप्लाई, और ब्लड की सप्लाई की वजह से हार्ट क्या कर रहा है? प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हार्ट को ब्लड की सप्लाई की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल कंडीशन में ले लूँ, ठीक है, अगर कोई रेस्टिंग क्लाइंट है, ठीक है, आराम से कोई लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका हार्ट 72 टाइम ही बीट करेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जैसे एक्सरसाइज, वर्कआउट, या फिर स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ गए, तो उस कंडीशन में हार्ट बीट आप नोट कर पाओगे 120 चला जाता है, हार्ट बीट 140 चला जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा होने लगता है। अच्छा, जब ज़्यादा होने लगता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है, हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन में हार्ट बोले तो ऑक्सीजन
ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट के मायोकार्डियम लेयर तक पहुंचती रहती है। तो जितना डिमांड होता है उतना पहुंचता रहता है। बोले तो जितना डिमांड होता है उतनी सप्लाई होती रहती है, जितना डिमांड उतनी सप्लाई। ये दोनों सिंक्रोनाइजेशन बना रहता है। इन दोनों का जब तक सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि अगर डिमांड और सप्लाई में, फॉर एग्जांपल कि हार्ट को सप्लाई ही कम मिल रहा है। पहली चीज़, हार्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये पंप नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन, ठीक है, हार्ट क्या है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर कर, बोले तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन हार्ट को डिमांड ज़्यादा है। क्या है? डिमांड ज़्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। कौन सी ब्लड का? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड ज़्यादा है। इस कंडीशन में सप्लाई पहला कम हुआ, इनकेस अगर सप्लाई कम नहीं हुआ तो डिमांड ज़्यादा हुआ। लेट्स सी। ओके, आप समझने की कोशिश करो कि हार्ट जितना फंक्शन कर रहा है, जैसे हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है, ठीक है, तो उस बीट करने के लिए कोरोनरी आर्टरी उसको ब्लड दे रही है, ठीक है, तो दोनों एक लेवल में बना हुआ है। लेकिन इन केस कोरोनरी आर्टरी का फ्लो ही कम हो गया, ठीक है, तो हार्ट प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़, अगर कोरोनरी आर्टरी का फ्लो बराबर है, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड, हार्ट का डिमांड ही ज़्यादा हो गया, तो अगेन सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का सबसे मेजर रीज़न बस यही 2 चीज़ें होती हैं कि सप्लाई, क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड में वेरिएशन देखने को मिलता है। दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ पाता है। जितना हार्ट को डिमांड होता है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उतना कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं कर पाता है, या फिर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो नॉर्मल ब्लड भी सप्लाई नहीं कर पाता है, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल पाता है। अब जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन, बोले तो ब्लड की कमी होगी, किसमें कमी होगी? ब्लड की कमी होगी कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर रख लो, ये कोरोनरी आर्टरी है, अभी नॉर्मल ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, किसी मायोकार्डियम तक, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और अभी प्रॉपर ब्लड नहीं लेके जा पा रहा है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से यहाँ पे होगा क्या? एक्सचीमिया होगा। क्या हो गया? एक्सचीमिया, ठीक है, ब्लड की कमी होगा, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन भी जाता है तो क्या होगा? एक्सचीमिया देखने को मिलेगा। अच्छा, एक्सचीमिया जब होगा तो यहाँ पे क्या परसिस्ट होगा? पेन परसिस्ट होगा। क्या डेवलप होगा? पेन, दर्द, ठीक है, डेवलप होगा। तो यही कंडीशन देखने को मिलता है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मेजर कॉन्सेप्ट है कि डिमांड और सप्लाई में कहीं ना कहीं वेरिएशन हो जाने की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह में, बोले तो हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इन केस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, बोले तो कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो गया? तो सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अभी देखेंगे हम लोग, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर हार्ट का डिमांड ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन की कमी। क्या देखने को मिलेगा? एक्सचीमिया। क्या मिलेगा? एक्सचीमिया। और एक्सचीमिया की वजह से क्या परसिस्ट होगा? पेन। कहाँ, किधर का पेन? चेस्ट पेन शुरू होगा। कहाँ पेन होगा? चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन क्रिएट होगा। तो इस कंडीशन को, उस कंडीशन में पेशेंट जो है, जो आपका पेशेंट है, वो रेस्टलेसनेस, बोले तो वो एक तरह का डिसकम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। क्या फील करेगा? डिसकम्फर्ट फील करेगा। इस कंडीशन को, इनिशियली ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। क्या बोलते हैं? एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। क्या बोलेंगे? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस बोले तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी के वजह से एक्सचीमिया हुआ, एक्सचीमिया की वजह से पेन हुआ, उसको हम लोग क्या बोले? एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो देखेंगे, तो हम लोग
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कितनी बीमारियां पड़ेंगे? सबसे पहला डिजीज़ हो जाएगा क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सीमिया। एक्सीमिया होगा तो यहाँ पे पेन होगा, हार्ट में पेन होगा, पेन होगा तो उसको बोलेंगे एंजाइना। लेकिन अगर कमी थोड़े देर में ठीक पूरी हो गई, ठीक है, तो ये अगेन सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये कमी ज़्यादा टाइम तक रहा, क्या है, ये कमी ज़्यादा टाइम तक रहा तो यहाँ के सेल डेथ होना शुरू होंगे, ठीक है। अगर ये कमी आपका ज़्यादा टाइम तक रहा तो यहाँ का सेल क्या होगा, डेथ होना शुरू होगा। अगर जब सेल डेथ हो जाता है तो यही एंजाइना कन्वर्ट होता है किसमें, सेल डेथ हो गया तो उसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। क्या बोलेंगे, इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन क्या बोलेंगे, इन्फार्क्शन। लेकिन इन्फार्क्शन कौन सी लेयर का हो रहा है, मिडिल लेयर का, मायोकार्डियम का हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं मायोकार्डियम इन्फार्क्शन। मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम इन्फार्क्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर ये कंडीशन शुरुआत हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है, पेन हुआ तो क्या बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना बोले तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, एक्सीमिया की वजह से हो रहा है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट रहा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम हो जाने की वजह से वहाँ के सेल नेक्रोसिस में जाएंगे, टूटेंगे, तो इस कंडीशन को बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर ये चीज़ें बार बार रिपीट हुआ, है ना, बार बार रिपीट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, दो चीज़ हम लोगों ने यहाँ देख लिए, ठीक है, दो चीज़ हम लोगों ने यहाँ देखा। अगर वो चीज़ें बार बार रिपीट होगा तो हार्ट की जो बीमारी होगी वो पुरानी होगी, क्या, बार बार, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पुरानी होगी। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़। क्या होगा, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़। और बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा, देखो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा, लिसेंगे, क्या होगा, कुछ टाइम तक रहा तो एंजाइना पेक्टोरिस, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहा तो सेलुलर डेथ होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बार बार अगर ऐसा कंडीशन रिपीट होता है तो CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़। और ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट रहा, इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो हार्ट क्या होगा, हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये पूरा सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कार्डियक डेथ या फिर हार्ट डेथ, समझ रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक डेथ। क्या बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक डेथ, कार्डियक डेथ। और कार्डियक डेथ कैसा होता है, सडन में होता है, ठीक है, कैसा होता है, सडन में होता है, अचानक से, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, चलते फिरते हैं और पेशेंट डेथ कर गया, तो ये कार्डियक डेथ कैसा होता है, सडन में होता है, तो इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बोले तो, नॉट मायोकार्डियल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बेसिकली हमें कितना डिजीज़ को कवर करना है, बेसिकली 4 डिजीज़ को कवर करना है, बेसिकली 4 डिजीज़ को कवर करना है। फर्स्ट डिजीज़ आपको देखने को मुझे लिसनी है, ठीक है, चलिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कितना डिजीज़ हम कवर करेंगे, 4 डिजीज़ कवर करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तीसरा CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, चौथा सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। ये इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो दर्द हुआ, एंजाइना, अगर ज़्यादा टाइम तक रहा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेल डेथ, बार बार रिपीट हुआ तो क्रॉनिक में चला गया, नहीं मिला पूरी तरह से तो सडन कार्डियक डेथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेरिएशन कैसे होता है, कि डिमांड कब ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर सप्लाई कम ज़्यादा होती है, तो क्या क्या वजह होते हैं, आप देखिए सप्लाई कम होने का क्या क्या वजह होते हैं, ये सारी वजह होते हैं सप्लाई कम होने का। कि कभी कभी क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होता है, ठीक है, मान के चलिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स अभी सही है, और ये अब ब्लड वेसल्स आगे चल के क्या हो जाता है, सिकुड़ जा रहा है, नैरो हो रहा है, फिर आगे चल के सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नैरोइंग देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं स्पाज्म, क्या बोलते हैं, स्पाज्म, ओके, पूरा कभी कभी नैरो हो गया, ठीक है, जो स्ट्रेस के कंडीशन में होता है वो नैरो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वैसोस्पाज्म। ब्लड वेसल्स जब नैरो होगा तो ब्लड की सप्लाई कम जाएगी, ब्लड वेसल्स मान के चलिए यहाँ पे देखिए आप कि नैरो अगर हो रहा है, अगर नैरो हो रहा है तो ब्लड की सप्लाई कम जाएगी, जब ब्लड की सप्लाई कम जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, एंजाइना, ज़्यादा हुआ तो एमआई, ठीक है।
दूसरा कंडीशन की वजह से सप्लाई कम कैसे जाएगा, एथ्रोमा। एथ्रोमा इन द सेंस कि ये आपका ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स के लेयर में कोई फैटी प्लग, क्या है, फैटी प्लग, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है। इस वजह से अगर ये डिपोजिशन हो गया तो अब यहाँ पे ब्लड कम सप्लाई होगा। क्या होगा, यहाँ पे ब्लड कम सप्लाई होगा। अगर यहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया तो ब्लड की सप्लाई कम होगी, कम हुआ, सप्लाई कम हुआ, ठीक है, कम हो गया तो अगेन इस्चीमिया, पेन, मायोकार्डियल एंजाइना पेक्टोरिस, एमआई, ठीक है, देखने को मिलेगा। तीसरा क्या देखने को मिलेगा, थ्रम्बस। थ्रम्बस बोले तो कोई क्लॉटिंग पार्ट, कभी बोले तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट हो गया, ब्लड का क्लॉट हो गया। क्या हो गया, ब्लड का क्लॉट देखने को मिला, ठीक है। पिछली बार में हमने क्या देखा था, यहाँ पे फैट एक्यूमुलेट था और यहाँ पे अभी क्या है, ब्लड का क्लॉट देखने को मिलेगा। और जब ब्लड का क्लॉट देखने को मिला तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे नैरो हो गया, ल्यूमेन क्या हुआ, नैरो हो गया। और नैरो हो गया तो फिर से ब्लड नहीं जा रही है, तो अगेन क्या हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सप्लाई कम करने का कितने रीजन होता है, एक ब्लड वेसल सिकुड़ गया, कम हुआ सप्लाई। दूसरा थ्रम्बस वहाँ पे इकट्ठा हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस इन द सेंस फैटी प्लग वहाँ पे इकट्ठा है। तीसरा थ्रम्बस वहाँ पे इकट्ठा है। इन तीनों की वजह से ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाएगी। क्लियर है। दूसरा हम देखेंगे कब ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगता है, ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है, या फिर ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कब ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला कंडीशन कि जब हार्ट रेट बढ़ता है तो उतने समय हार्ट रेट बढ़ा, जैसे आपका हार्ट एक बार में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार बीट कर रहा है तो उसको नॉर्मली ब्लड की सप्लाई मिल रही है। लेकिन अगर आपका हार्ट 1 मिनट में 140 बार बीट करने लगा तो उसको ज़्यादा चाहिए ना, 140 बार काम करने के लिए ज़्यादा ब्लड की सप्लाई ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में जब हार्ट रेट बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड अगर पूरा हो गया तो ठीक है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर ये देखने को मिलेगा। दूसरा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक हार्ट रेट हो गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसको खूब फोर्स में, जैसे ये नॉर्मली अभी वीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको फोर्सफुल्ली वीट करने के लिए, खूब ज़्यादा वीट करने के लिए भी खूब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, खूब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी इसको ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा पड़ता है मायोकार्डियम को, और ऑक्सीजन की डिमांड जब पूरा नहीं हो पाता है तो अगेन एक्सचीमिया में जाता है, अगेन पेन होता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम आपको बोले तो डिजीज कंडीशन परसिस्ट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देखने को मिलेगा प्री लोड। किस कंडीशन में, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। दो चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है। देखिए नॉर्मली हार्ट में ब्लड, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट में ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से, ओके, चलिए, और निकल रहा है एओर्टा के थ्रू, ठीक है। लेकिन एओर्टा में एक वॉल्व है, सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। हार्ट में ब्लड दोनों तरह से आ रहा है, एक नॉर्मल अमाउंट में आ रहा है, हमें हर बार एक क्या है, नॉर्मल अमाउंट में आ रहा है, लेकिन नॉर्मल अमाउंट में आ रहा है तो नॉर्मली ये स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर ब्लड आया बोले तो, चलिए एक टाइम में अगर 70 ml ब्लड आ रहा है, कितना ml ब्लड आ रहा है, 70 ml ब्लड आ रहा है, तो 70 ml के लिए ये 70 ml ही स्ट्रेच होगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 ml आ गया, क्या है, 100 ml आया, समझ रहे हैं, 100 ml आया तो इसको 100 ml के लिए ज़्यादा स्ट्रेच होना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेच होना पड़ेगा तो ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, क्लियर है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जब हार्ट पूरा नहीं कर पा रहा है कोरोनरी आर्टरी, फिर इसी सिनेरियो में जाएंगे। दूसरा कि यही 100 ml ब्लड जब इधर आ गया, ठीक है, यही 100 ml ब्लड जब इधर आ गया, यहाँ से इधर आएगा, ओके। अगर यहाँ पे नॉर्मली आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है, नॉर्मली ब्लड कितना देखने को मिलेगा, 70 ml ब्लड देखने को मिलता है, और 70 ml ब्लड को ये लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही ईजिली, आराम बोले तो बहुत ही आसानी से पुश कर देता है, ठीक है, क्यों पुश कर देता है, बाहर निकाल देता है, एओर्टा में निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में 100 ml से ज़्यादा ब्लड आया, ठीक है, मोर देन 70 ml से ज़्यादा ब्लड आया, 120 ml ब्लड आया, ठीक है, तो इसको बाहर करने के लिए कितना आ गया, 120 ml ब्लड आया,
कितना 120 ml, अभी पहले कितना था 70 ml, 70 ml को नॉर्मली ये पुश कर देता था, अभी कितना है 120 ml ब्लड आया। तो 120 ml ब्लड को पुश करने के लिए इसको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा एफर्ट के लिए इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिमांड यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तो जितने में प्रीलोड क्या है, प्रीलोड कि जिस वजह से एट्रियल सिस्टम स्ट्रेच ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ब्लड जा रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेच हो रहा है, ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेच होने के लिए भी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक है। और आफ्टर लोड बोले तो ये जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम है पहले नॉर्मली फंक्शन करता था, मतलब उसको जितना फोर्स करना था, लेकिन ज़्यादा लोड होने की वजह से इसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्सफुली पुश करने पड़ेगा। तो इस कंडीशन में भी इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन में वेरिएशन हो जाने की वजह से क्या देखने को मिलता है, कोरोनरी आर्टरी में डिजीजेस देखने को मिलता है, चाहे वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ गया या फिर कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रम्बस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या फिर हार्ट का क्या सीन है, हार्ट का रेट बढ़ गया तो डिमांड ज़्यादा हुआ, प्री लोड बढ़ गया तो डिमांड ज़्यादा हो गया, और आफ्टर लोड बढ़ गया तो डिमांड ज़्यादा हुआ। तो इनमें अगर कमी हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं O2 की कमी होगी। अगर इसमें कमी देखने को मिला तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी, एक्सीमिया, एक्सीमिया हो गया तो पेन, कौन सा पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन ट्रांजिएंट है तो एंजाइना पेक्टोरिस, लंबे टाइम तक अगर चला तो यहाँ का सेल डेथ होना शुरू होगा, क्या होगा, डेथ होना शुरू होगा, डेथ होना शुरू होगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बार बार ऐसा कंडीशन देखने को मिले, या फिर ज़्यादा टाइम तक रहा तो क्रॉनिक में जाएगा, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। अच्छा, बहुत टाइम तक अगर हो गया, अचानक से ब्लड ही जाना बंद हो गया बहुत टाइम तक, तो पूरी तरह से सडन कार्डियक डेथ, हार्ट की मसल्स डेथ कर जाएगा। अगर हार्ट की मसल्स डेथ कर गया, हार्ट की मसल्स डेथ कर गया तो उस कंडीशन में पंपिंग होगा नहीं, जब पंपिंग नहीं होगा तो फिर कहीं ब्लड नहीं जा पाएगा, हार्ट का डेथ मतलब बॉडी का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये अपना 4 डिजीज कंडीशन था, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। पहला डिजीज कंडीशन क्या देखेंगे हम लोग, एंजाइना पेक्टोरिस। तो अब हम कोरोनरी आर्टरी ये पहली डिजीज स्टार्ट करेंगे, क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में देखेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस को सिंपली बोल सकते हैं हम चेस्ट पेन है या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, क्या है, चेस्ट पेन या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से, किसमें कम होने की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई किसमें कम हुआ, मायोकार्डियम टिश्यू में, हार्ट के मायोकार्डियम टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुआ, जिससे मायोकार्डियम किसमें चला गया, एक्सचीमिया में चला गया, एक्सचीमिया में चला गया तो पेन परसिस्ट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, पेन परसिस्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ना, कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ये एक एपिसोडिक आता है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा जैसे जैसे, ठीक है, अभी नॉर्मल है, कुछ दिन बाद आया, ठीक है, आया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर आया, देखने को मिला, फिर नॉर्मल हो गया, फिर आया, ऐसे लगातार नहीं बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पैराक्सिस्मल, क्या बोलेंगे, पैराक्सिस्मल। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इट इज़ ए पैराक्सिस्मल रिकरेंट, एक बार आया फिर आया फिर आया, ठीक है। तो इस पैराक्सिस्मल को दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं अटैक, क्या बोलते हैं, अटैक पड़ता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, अटैक। तो क्या है एंजाइना पेक्टोरिस, एक पैराक्सिस्मल बोले तो एक तरह का अटैक, और ये अटैक कैसा है, रिकरेंट, बार बार आने वाला अटैक है। अच्छा, ये जब अटैक आता है तो आप हार्ट देखोगे, ठीक है, हार्ट देखोगे तो कुछ देखने को मिलेगा, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, यही साइड कुछ देखने, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के पास में जाएगा। तो उस कंडीशन में
सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे अफेक्ट होता है, क्योंकि जो ज़्यादा वर्क लोड करता है वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने का चांस रहता है, तो लेफ्ट साइड का हार्ट और फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम सबसे ज़्यादा बोले तो मोस्ट डोमिनेंटली चांस रहता है कि अफेक्ट होने का चांसेस रहता है। क्या होता है जब अगर एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है, तो सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, ये रिकरेंट बार बार आने वाला, क्या है, रिकरेंट बार बार पैरेक्सिस्मल बोले तो एक अटैक की तरह, और पेन उठेगा, क्या उठेगा, पेन, दर्द, जैसे बताया था एक्सीमिया होता है तो दर्द होता है, तो दर्द कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस रीजन को देखने को मिलेगा, बोले तो स्टर्नम से जस्ट नीचे, क्या है, ये आपका स्टर्नम देखने को मिला, और स्टर्नम के जस्ट नीचे, चलिए स्टर्नम के जस्ट नीचे पेन देखने को मिलेगा, वो इस जोन में पेन बताएगा, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे सब स्टर्नल, क्या बोलेंगे, सब स्टर्नल, और ठीक है वो एक्चुअली हार्ट को डिफाइन नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं बताएगा कि हार्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, हार्ट के ऊपर, ठीक है, हार्ट के ऊपर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्री कार्डियल, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्री कार्डियल पेन, ड्यू टू किस वजह से हुआ था, मायोकार्डियल में एक्सीमिया हो गया था, ठीक है, किस वजह से हुआ था, मायोकार्डियम में एक्सीमिया हो गया था, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए एंजाइना पेक्टोरिस अगेन एक बार देख लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस किस में आया, मायोकार्डियल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक टाइप है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ही हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए सिम्टम, किसकी वजह से हो रहा है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, इस्चीमिया की वजह से हो रहा है, तो व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज ए सिम्टम ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, सिम्टम ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई पैरेक्सिस्मल बोले तो अटैक, ठीक है, एंड रिकरेंट, बार बार आ रहा है, क्या है, बार बार है, रिकरेंट, अब पेन कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे ये सब परसिस्ट होगा, सब स्टर्नल रीजन, कहाँ पे, सब स्टर्नम के नीचे, एंड प्री कार्डियल बोले तो हार्ट के जस्ट, वो बोलेगा पेशेंट बोलेगा कि हार्ट, एक्चुअली नॉट हार्ट, हार्ट के जस्ट ऊपर, प्री कार्डियल, क्या देखने को मिलेगा, पेन, वो दर्द बताएगा, और वो हो किस वजह से रहा है, ड्यू टू मायोकार्डियल एक्सीमिया, बोले तो हार्ट का जो सेकंड लेयर है, मस्कुलर लेयर है, उसमें एक्सीमिया होने की वजह से उसे दर्द हो रहा है, और दर्द किस लोकेशन पे हो रहा है, ठीक है, सब स्टर्नल और प्री कार्डियल जोन पे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एंजाइना पेक्टोरिस होने का क्या क्या कॉज हो सकता है, क्यों एंजाइना पेक्टोरिस होता है हर इंडिविजुअल में, बोले तो किसी भी इंडिविजुअल में क्यों देखने को मिलेगा, तो इसके दो क्लासिफिकेशन हम किए हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिससे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, कुछ एक्चुअली में कॉज होते हैं, तो कॉज के लिए अभी हम लोगों ने देखा था कि डिमांड कम हो गई या फिर सप्लाई, डिमांड ज़्यादा हो गया या फिर सप्लाई कम हो गया, ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा या फिर सप्लाई कम कैसे हो रहा है, क्या क्या कॉजेज देखने को मिलेगा, एक मेजर कॉज है स्ट्रेस, जब इंडिविजुअल इंसान स्ट्रेस लेता है, तो आप लोगों ने फील किया होगा, ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि जब किसी सोच में पड़ जाते हैं तो उसके सीने में दर्द होता है, तो स्ट्रेस लेने में क्या देखने को मिलता है, जब स्ट्रेस लेता है तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल जब स्ट्रेस लेते हैं तो ये क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन में जाता है, और जब कॉन्स्ट्रिक्शन में जाएगा, सिकुड़ेगा, स्पाज्म में जाएगा, वेसल स्पाज्म, तो देखने को मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, फर्स्ट चीज़ है। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस बोले तो ये जो आपका नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, इसमें फैटी प्लग का जम जाना, क्या है, इसमें फैट जम जाना, ठीक है, ये क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जब फैट जम गया है तो प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो अगेन पेन होगा, क्या कहलाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस। हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे देखने को मिलता है, जब लिपिड, कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, लिपिड की क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है, वो कंडीशन मोस्ट रिलायबल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, ठीक है। तो इस नेक्स्ट थिंग्स है थ्रम्बस, थ्रम्बस बोले तो कोई ब्लड का क्लॉट हो गया, ये आपका जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है ना, इस कोरोनरी आर्टरी में किसी ब्लड का क्लॉट हो गया, ठीक है, ब्लड का क्लॉट हो गया, और क्लॉट होने की वजह से ये प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये क्लॉट आपका थ्रम्बस कहलाता है, ठीक है, तो थ्रम्बस की वजह से भी क्या होगा, थ्रम्बस की वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस देखने को
मिलता है, ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस, और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो चेस्ट पेन मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा एज फैक्टर। एज फैक्टर में बोले तो जब एडवांस एज होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा मोर देन 50, मोर देन 60 का एज होता है, तो उस कंडीशन में बॉडी का या फिर हार्ट भी बहुत अच्छे से काम करना कम कर देता है, या फिर ब्लड वेसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा भी कहीं पे ब्लड वेसल्स रैप्चर हुआ या फिर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, वहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन हुआ, तो उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। दूसरा देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में भी क्लॉट जमने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। जैसे हाइपरटेंशन नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन में इस ब्लड वेसल्स पे टेंशन ज़्यादा होगा, खिंचाव ज़्यादा होगा, और जब खिंचाव ज़्यादा होगा तो माइनर वेस्कुलर इंजरी होगा, कहीं ना कहीं इसको ब्लड वेसल्स को इंजरी होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है जब इंजरी होता है, कहीं पे चोट लगता है, तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉट शुरू हो जाता है। तो ब्लड का क्लॉट जब शुरू हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का क्लॉट शुरू हो जाएगा, तो क्लॉट हुआ, ठीक है, ये कोगुलेशन हुआ, ब्लड का क्लॉट शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो फिर नैरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या करता है, एक वैस्कुलोपैथी, मतलब ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करने का काम करता है डायबिटीज़, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट इज स्मोकिंग, ठीक है। क्या करता है स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से क्या कंडीशन देखने को मिलता है, स्मोकिंग लंग्स में टार और गैसेस का एक्यूमुलेशन करवाता है, और टार और गैसेस के एक्यूमुलेशन की वजह से ये स्मोकिंग क्या करता है, थ्रोम्बोसिस को, क्या है, थ्रोम्बोसिस को प्रमोट करता है। मतलब स्मोकिंग के वजह से थ्रोम्बोसिस या फिर थर्म्बस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। थर्म्बस बनेगा तो अगेन फिर नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जो कम कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हार्ट को एक नॉर्मली ब्लड जा रहा है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन कभी ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे ज़्यादा एक्सरसाइज करना बोले तो ज़्यादा वर्कआउट करना पड़े, या फिर ऐसा कंडीशन आ गया कि हार्ट बोले तो सीढ़ियाँ चढ़ जाना पड़े, तो उस कंडीशन में हार्ट की डिमांड इमीडिएटली बढ़ जाएगा, और जब इमीडिएटली बढ़ जाएगा तो प्रॉपर इसको सप्लाई नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो वो कहीं ना कहीं पेन परसिस्ट करेगा, जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस के कितने टाइप्स होते हैं। ये एंजाइना पेक्टोरिस भी अगेन फर्दर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स के होते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं।